बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से जो रिलेटेड था उसमें हमने क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट डिफिनीशन को डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स है क्या, कहाँ पे है और इसका नाम किसने रखा और फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद हमने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया कि डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज करते हैं और क्यों वेरी करते हैं उसकी रीजन भी डिस्कस की। और इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, उनको भी डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है, क्रोमेटिड क्या है और क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर में क्या डिफरेंस है। फिर हमने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स को भी डिस्कस किया। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि पहले उन लेक्चर्स को देख लें ताकि इन लेक्चर्स को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इनका रिलेशन है और समझने के लिए लाजमी है कि आप वो लेक्चर्स देख लें। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो है कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। के क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बनता है और वो कैसे अपने आप को, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, क्रोमोसोम्स के जो कंपोनेंट्स हैं, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इंशाल्लाह आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज के जो अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि आज के लेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें यह पता चलेगा कि डीएनए क्या है, होता कहां पे एक्चुअली, डीएनए पे चार्ज कौन सा है, डीएनए के साथ क्रोमोसोम्स में कौन सी प्रोटीन्स हैं, उनके नेम्स क्या हैं और प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। फिर क्रोमोसोम्स के अंदर अगर डीएनए भी है एंड प्रोटीन भी है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे स्टेबलाइज हो जाते हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि अगर डीएनए की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमन का सेल आंख से नजर भी नहीं आता और उसका न्यूक्लियस भी नजर नहीं आता और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी नजर नहीं आता और क्रोमोसोम्स के अंदर 5 सेंटीमीटर लेंथ की चीज कैसे आ सकती है। इंशाल्लाह इन क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इनको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंपोजिशन किसको कहते हैं। कंपोजिशन कहते हैं कोई भी चीज किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है उसकी कंपोजिशन कहलाती है। तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है, इसकी डिटेल्स जाने से पहले सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज जानते हैं प्रोटीन क्या है, फिर उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। प्रोटीन क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है और इन स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स कहते हैं। प्रोटीन फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बनेगी और स्मॉल यूनिट का नाम अमाइनो एसिड है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब इस अमाइनो एसिड के नाम को अगर आप गौर से देखें, अमाइनो एसिड तो मींस के अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है, इस वजह से इसकी यूनिट का नाम क्या है, अमाइनो एसिड है। अब एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या ये प्रोटीन ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है तो क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा आपका, डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमाइन ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, तो अब ये प्रोटीन एसिडिक होगी या बेसिक होगी।
तो याद रखना है, अगर इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड अगर बेसिक है, फॉर एग्जांपल ये जो अमाइनो एसिड हैं इस प्रोटीन के अंदर, अगर ये अमाइनो एसिड बेसिक हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक का क्या मतलब, अगर इसके अंदर आर्जिनिन है और लाइसीन है, आर्जिनिन और लाइसीन की तादाद अगर इस प्रोटीन में ज्यादा है तो इसका मतलब है ये प्रोटीन बेसिक है, क्योंकि ये वाले जो अमाइनो एसिड है इनकी जो नेचर है वो बेसिक है। तो मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन बेसिक है, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड बेसिक है, यानी आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड है और लाइसीन बेसिक अमाइनो एसिड है। अगर इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड एसिडिक होते मेजॉरिटी में, तो इसकी जो नेचर होती वो एसिडिक होती। ये सिंपल सी बात थी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो बेसिक कंपोजिशन देखी जाए क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को डीएनए कहते हैं और एक को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की 5 फैमिलीज हैं। पहले मैं ओवरऑल बता रहा हूं, फिर इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे, फिर आपको समझ भी आएगी। प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी बेसिक 5 फैमिलीज हैं। एक को H1 प्रोटीन कहते हैं, यह हिस्टोन प्रोटीन की टाइप से। एक को H2A कहते हैं, थर्ड वन को H2B कहते हैं, फोर्थ वन को H3 कहते हैं और फिफ्थ वन को H4 कहते हैं। ये 5 क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स की फैमिली से, मीन के हिस्टोन प्रोटीन्स की टाइप से। इनमें से H1 जो है इसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं, H1 को। बाकी जो 4 प्रोटीन्स हैं H2A, H2B एंड H3 एंड H4, इसको हम कोर प्रोटीन्स कहते हैं। अब लिंकर का क्या मतलब है कि ये किसी चीज को लिंक करवाएगी। ये जो प्रोटीन होगी हिस्टोन प्रोटीन की H1 टाइप, ये किसी चीज को लिंक करवाएगी। जबकि ये जो 4 प्रोटीन्स हैं जिनको मैंने यूं शो किया है, इसको कोर प्रोटीन कहते हैं। H2A को भी, H2B को भी, H3 को भी, H4 को भी। MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिंकर कौन सी है, H1। और कोर में अगर MCQs आ जाए तो कोर में कौन कौन सी है? नंबर 1 H2A, H2B, H3 एंड H4, ये कोर प्रोटीन्स हैं। कोर का ये मतलब है किसी चीज की स्ट्रक्चर बना रही है। कोर का ये मतलब है मेन स्ट्रक्चर बना रही है, इसके ऊपर कोई चीज लिपटेगी। कोर का ये मतलब है। और लिंकर का मतलब है दो चीजों को कोई लिंक करेगी। तो कोर का क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चर बनाएगी, इसके ऊपर कोई चीज लिपटेगी, या खुद स्ट्रक्चर बनाएगी कोर और इसके ऊपर कोई चीज लिपटेगी। अब जी, हिस्टोन प्रोटीन जो है इसकी नेचर जो है वो नेगेटिव होती है। इस पे जो चार्ज है, सॉरी नेगेटिव नहीं, जो हिस्टोन प्रोटीन है इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी नेचर बेसिक क्यों होती है। बेसिक इस वजह से होती है कि क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड हैं वो आर्जिनिन और लाइसीन होते हैं। इस वजह से इसकी जो नेचर है वो क्या है? बेसिक है। ये 2 और ईटा MCQs आपको बता रहा हूं कि हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज है, तो आपने ये बताया है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। MCQs में लिख लेता हूं। और जो हिस्टोन प्रोटीन की जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है,
तो डेफिनेटली आपको पता है बेसिक है, क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन है। ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको हाईलाइट करना। अच्छा जी, ये तो सिंपल सा हिस्टोन प्रोटीन थी, आपको कंसेप्ट देने के लिए थी। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी भी इंडिविजुअल से हमने सेल ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है। क्या सेल हम नेकेड आई से देख सकते हैं? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर दे रहे होंगे कि सर हम नेकेड आई से सेल को नहीं देख सकते, क्योंकि सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। सेल लिया, सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस लिया। न्यूक्लियस लेने के बाद न्यूक्लियस के अंदर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आई। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने बाहर लेके आए, फॉर एग्जांपल ये लेके आए, और इसको हमने नाम दे दिया क्रोमोसोम का। सो क्रोमोसोम्स कहां पे है? इसका मतलब है क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस क्रोमोसोम्स को हम बाहर लेके आ गए। अब ये क्या है? क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड हैं, एक ये वाला क्रोमेटिड है और दूसरा ये वाला क्रोमेटिड है। और आपको पता है कि दो क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रोमियर को डिटेल से डिस्कस किया है। अब इस क्रोमोसोम्स में मैं सिर्फ एक क्रोमेटिड की बात करता हूं, सिर्फ एक क्रोमेटिड की बात करता हूं। एक क्रोमेटिड के अंदर क्या चीज है? इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये इसका एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये दो क्रोमेटिड जिस पॉइंट से मिलते हैं इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। एक क्रोमेटिड अगर मैं इन दोनों में से, इस क्रोमोसोम में से एक क्रोमेटिड ले लूं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिड है, जब इस क्रोमेटिड की मैं इंटरनल स्टडी करूं, डिटेल से स्टडी करूं, तो इसको जब मैं ओपन करूं तो ओपन करने के बाद इस क्रोमेटिड में हमें यह पता चला है कि दो धागे हैं। इस क्रोमेटिड को जब हमने ओपन किया तो ओपन करने के बाद हमें यह पता चला कि ये दो धागे हैं और दो धागे किसी चीज के ऊपर लिपट कर क्या बना रहे हैं? पूरा क्रोमेटिड बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम क्रोमेटिड को ओपन करेंगे तो दो धागे हमें नजर आएंगे और दो धागों के साथ प्रोटीन नजर आएगी जिसके ऊपर दो धागे लिपटे हुए होते हैं और एक क्रोमेटिड को बनाया हुआ होता है। इसी कंसेप्ट को मैं बोर्ड पे डायग्राम की फॉर्म में लेके आया हूं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमेटिड है, तो इस क्रोमेटिड को जब मैंने ओपन किया, जब मैंने इसको डीकंडेंस किया, तो डीकंडेंस करने के बाद मुझे यह पता चला कि इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं जी? धागे मौजूद हैं जो किस चीज के ऊपर लिपटे हुए हैं, और उस चीज का नाम क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन है। इसको मैंने और ओपन किया, और ओपन किया, तो और ओपन करने के बाद हमें कुछ छोटी छोटी यूनिट्स नजर आई, और ओपन किया जब हमने इस प्रोटीन को बिल्कुल निकाल दिया और बिल्कुल दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया। अब ये दो धागे प्रोटीन से सेपरेट हो गए हैं। इसको दोबारा से कॉइल किया जाए तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर दोबारा से कॉइल किया जाए, इधर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल है, इधर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल है, इधर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल है, इधर हिस्टोन प्रोटीन। ये सारी जब कॉइलिंग एक जगह करेंगे तो वापस मुड़कर क्या बन जाएगा? एक क्रोमेटिड बन जाएगा। जब इस क्रोमेटिड को दोबारा ओपन करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि दो धागे हैं जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लिपटे हुए होते हैं, ऐसे। और जब प्रोटीन निकाली जाए तो दो स्ट्रैंड्स बच जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? अच्छा जी, अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये क्या है।
फॉर एग्जाम्पल ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये जिन प्रोटीन के ऊपर लिपटे हुए होते हैं उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट है कोर हिस्टोन। आपको पता है यह हिस्टोन प्रोटीन को ऑक्टामियर्स भी कहते हैं। ऑक्टामियर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यहां पे पता है कि हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4 को हम कोर प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर बनाती है और इसके ऊपर कोई चीज लिपटी हुई होती है, और कोई चीज क्या है? वो दो धागे या डीएनए है। अब ये जो कोर प्रोटीन है ये चार है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये कोर प्रोटीन है। इस कोर प्रोटीन के ऊपर कोई चीज लिपटी हुई है जो दो धागे हैं। अब इन दो धागों को हमने नाम देना है डीएनए का। अब इस कोर हिस्टोन को हमने ऑक्टामियर्स का नाम इस वजह से दिया क्योंकि कोर प्रोटीन में या कोर हिस्टोन में जो हैं वो चार यूनिट्स हैं, चार फैमिलीज हैं, और कोर हिस्टोन में 8 होती हैं। मींस के यहां पे H2, H2A, H2A, H2B, H2B, H3 एंड H4 और H4। तो इसका मतलब हुआ कोर हिस्टोन जो है यहां पे 8 होती हैं, इनके डबल, मतलब H2A भी डबल, H2B भी, H3B एंड H4 भी। तो ये इस वजह से इसको ऑक्टामियर्स भी कहते हैं। अब जिस जगह पे ये जो डबल स्ट्रैंड्स या जो धागे हैं लिपटे हुए होते हैं कोर प्रोटीन के ऊपर, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। न्यूक्लियोसोम क्या है? तो आप बता सकते हैं कि जब कोर हिस्टोन के ऊपर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स लिपटे हुए होते हैं और बीड्स यानी दानों की अपीयरेंस देते हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सो न्यूक्लियोसोम्स की डिफिनीशन मैंने यूं लिखी हुई है: स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, जिसके अंदर डीएनए क्वाइल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, के हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जब क्वाइल होता है तो इन छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम इसी तरह जब डीएनए स्ट्रैंड्स थोड़े डिस्टेंस पे फिर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल होंगे, फिर डीएनए ये जो दो धागे हैं डबल स्ट्रैंड जो है थोड़े डिस्टेंस पे फिर जाकर हिस्टोन कोर यानी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल होंगे। जब इन सब को हम वापस कलेक्ट करेंगे तो एक क्रोमेटिड बन जाएगा। अब लिंकर हिस्टोन क्या है? यह भी हिस्टोन प्रोटीन है जो इन दोनों के दरमियान, दो कोर हिस्टोन यानी दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान पाई जाती है, जिसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं, या इसको हम H1 हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, जो हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान ये जो डबल स्ट्रैंड है, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और ये जो लिंकर डीएनए है ये दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में लिंक करता है, और इसी लिंकर डीएनए के ऊपर ये वाली प्रोटीन पाई जाती है, इस वजह से इसको लिंकर हिस्टोन कहते हैं। जब हमने प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन में से दो धागे बिल्कुल सेपरेट कर दिए यानी हिस्टोन को बीच में से निकाल दिया, अब ये जो दो स्ट्रैंड्स इलादा हो गए, इन दो स्ट्रैंड्स को असल में हम डीएनए कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो दो धागे हैं इनको डीएनए कहते हैं, और ये जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल होता है और क्वाइल होकर न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड बनाते हैं या क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब जब ये जो दो धागे हैं जिनको हमने डीएनए कहा, ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं, और इन स्मॉल यूनिट्स का नाम क्या है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इन स्मॉल यूनिट्स को
न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? स्मॉल यूनिट्स है डीएनए के एंड आरएनए के। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या मिलेंगे तो क्या बनेंगे? डीएनए बनेगा। और डीएनए जब कोर प्रोटीन के ऊपर यानी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब कॉइल होगा तो न्यूक्लियोसोम्स बनेगा। इसी तरह जब कॉइल हो कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्या बना देगा? क्रोमेटिड बना देगा। अब इसके दरमियान जो डीएनए है, जाहिरी सी बात है ये डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जिसको हमने लिंकर डीएनए कहा है। यानी दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान ये वाला जो डीएनए है जिसको हमने लिंकर डीएनए कहा है, तो जाहिरी सी बात है ये भी डीएनए है और ये भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। इसमें जो तादाद होती है न्यूक्लियोटाइड्स की वो 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए, ईटा एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने इसको हाईलाइट करना है। लिंकर डीएनए यानी दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान जो डीएनए का डिस्टेंस है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स इतने होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होती है, तो सर आपने परसेंटेज नहीं बताई कि कितने परसेंट डीएनए होता है और कितने परसेंट प्रोटीन होती है। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो एक क्रोमोसोम्स यानी या क्रोमेटिड की बात की जाए तो एक क्रोमेटिड में जो डीएनए होता है वो डीएनए जो अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी में बात की जाए तो 40% डीएनए होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें 60% जो है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। ये भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है कि कितने परसेंट क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। तो डीएनए जो है वो 40% है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो है ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, 60% जो है वो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब फिर क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि आपने ये बताया है कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? तो डीएनए के ऊपर हमेशा याद रखना है नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है और फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। अब फिर आपका क्वेश्चन है कि सर हमें यह बताएं कि एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड के अंदर डीएनए कितने होंगे? तो यह भी बात आपने याद रखनी है। जो एक डीएनए एक क्रोमेटिड है तो एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, 1 डीएनए मॉलिक्यूल होगा। तो एक डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बात है। एक क्रोमेटिड को अगर ओपन किया जाए और ओपन करने के बाद वो धागे जो निकाले जाएं जिनको हमने डीएनए का नाम दिया, तो उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। लेकिन फिर क्वेश्चन है सर सेल तो नजर भी नहीं आता और सेल का न्यूक्लियस सेल से भी छोटा है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही छोटे हैं और उन क्रोमोसोम्स के अंदर आप बता रहे हैं जो डीएनए है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी आंख से चीज नजर भी नहीं आ रही और उसके अंदर 5 सेंटीमीटर की लेंथ की चीज कोई मौजूद है? तो ये खुदा की कुदरत है कि खुदा की मौजूदगी की निशानी है कि यहां पे कोई ऐसी जात मौजूद है जो इस पूरे निजाम को चला रही है। अब 5 सेंटीमीटर लेंथ का जो डीएनए है,
अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर सुपर कॉइल करता है, सुपर कॉइल करता है, और सुपर कॉइल करके खुद को कंडेंस फॉर्म में रखा हुआ होता है। इसी वजह से क्रोमोसोम्स में 5 सेंटीमीटर डीएनए पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, दोबारा मैं बता रहा हूं। इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स ने, डीएनए के धागों ने ऊपर सुपर कॉइलिंग की हुई होती है, सुपर कॉइलिंग की हुई होती है। तो इस वजह से इसकी जो लेंथ बताई है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ है। एक डीएनए की बात की जाए कि 5 सेंटीमीटर लेंथ में या एक डीएनए में टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने नोट करना है। 140 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक डीएनए में पाए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि एक क्रोमोसोम्स के अंदर अपने रब की निशानियां देखनी है कि खुदा कितनी बड़ी ज़ात है। एक क्रोमोसोम्स के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एक क्रोमोसोम्स के अंदर, और एक डीएनए के अंदर की बात कर रहा हूं। एक डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि अगर उस पर 280 बुक्स लिखी जाए और हर बुक में 1000 पेजेस हो और हर पेज पर 500 वर्ड्स लिखें, तो फिर भी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पूरी नहीं आ सकती। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साइन ऑफ अल्लाह है, अल्लाह की निशानी है कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर 280 बुक्स लिखी जाएं और हर बुक का 1000 पेज हो और हर पेज पे 500 वर्ड्स लिखें, तो एक क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन भी मुश्किल से आएगी। तो ये किसकी निशानियां हैं? अपने रब की निशानियां हैं। अब जी इस पॉइंट को मैं दोबारा रिवाइज भी कर रहा हूं और दोबारा से इसको रिकैप भी कर रहे कि जब डीएनए को यानी 2 स्ट्रैंड्स को कॉइल किया जाए, किसके ऊपर कॉइल किया जाए? प्रोटीन के ऊपर, और कोर प्रोटीन है तो वो न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। लेकिन जब 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाए तो इसकी जो थिकनेस है वो 2 नैनोमीटर होती है, 2 नैनोमीटर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम थिक, जो कम से थिक है वो डीएनए है, और कितना होता है? 2 नैनोमीटर। जब इस 2 नैनोमीटर डीएनए को, यानी सबसे पतला है, इसको जब हम कॉइल करें तो कॉइल करते करते करते, फॉर एग्जांपल ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये 2 नैनोमीटर थिक हैं। जब इसको हम कॉइल करेंगे तो कॉइल करते 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 ये 200 नैनोमीटर तक पहुंचाएंगे। जब 200 नैनोमीटर तक पहुंचेंगे तो फिर भी हम इसको सुपर कॉइल करें और सुपर कॉइल करें और सुपर कॉइल करते करते जब इसका जो डिस्टेंस है या इसकी जो थिकनेस है वो 700 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है, तो इसको हम कहते हैं ये क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड को जब हम ओपन करेंगे तो पतला होता जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन इलादा हो जाएगी तो डीएनए बन जाएगा, और डीएनए की जो थिकनेस है वो 2 नैनोमीटर है। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया। हमने ये कहा कि जो क्रोमोसोम्स है उसके 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। एक को हमने डीएनए का नाम दिया और दूसरे को हमने हिस्टोन प्रोटीन का नाम दिया। डीएनए की हमने बात की कि डीएनए 40% होता है जबकि हिस्टोन प्रोटीन 60% होती है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फास्फेट होता है। एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है और उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है। इतनी बड़ी लेंथ कैसे आ सकती है हमने डिटेल से डिस्कस की। और एक डीएनए जो है वो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से मिलता है, और एक डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि 280 बुक्स लिखी जाए और हर बुक में 1000 पेजेस हो और हर पेज पे 500 वर्ड्स लिखें, फिर भी एक क्रोमोसोम्स के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि फिर भी ये कम है। फिर उसके बाद हमने हिस्टोन प्रोटीन की बात की। हिस्टोन प्रोटीन की 5 फैमिलीज हैं जिसमें H1 जिसको हमने लिंकर का नाम दिया,
जबकि H2A, H2B, H3, H4 को हमने कोर प्रोटीन का नाम दिया। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेक्चर के शुरू में मुझसे गलती से निकल गया था एक बार के हिस्टोन प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी नेचर जो है वो बेसिक है क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमने न्यूक्लियोसोम को डिस्कस किया। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द कॉइल्ड फॉर्म में होती है और बीड्स की अपीयरेंस देती है, जिसको हमने न्यूक्लियोसोम्स का नाम दिया है। फिर उसके बाद हमने कोर प्रोटीन की बात की और कोर प्रोटीन में हमने कहा 4 यूनिट्स होती हैं और 4 यूनिट्स इस एक न्यूक्लियोसोम्स में ये 4 और 4 यानी डबल होती हैं। H1, H2A, H2A 2 होंगी, H2B, H2 टोटल 8 हो जाएंगी और 8 को ऑक्टामियर्स का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद लास्ट में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, इसको समझना है। जब क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में हो और उससे प्रोटीन ना बन रही हो, उससे प्रोडक्ट ना बन रहा हो, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन यूक्रोमेटिन जब क्रोमोसोम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है लेस कंडेंस हो, उसका जो डीएनए है वो ओपन हो और वहां से प्रोटीन बन रही हो, प्रोडक्ट बन रहा हो, तो उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। आई होप आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।